ओके, तो आज जो हम करने वाले हैं दैट इज मैग्नेटाइजेशन। तो ये आज का हमारा नया टर्म है, मैग्नेटाइजेशन। यस कृष्णा, ऑल गुड। आजकल सेफ का तो बेस्ट इतना है कि भाई अपन घर से बाहर ही नहीं निकलते, तो सेफ ही सेफ है। चलिए स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट टर्म फॉर द डे, मैग्नेटाइजेशन। तो अब ये मैग्नेटाइजेशन, देखिए इसके तीन अलग अलग रिप्रेजेंटेशंस है। अभी जो हमारे बुक में है वो एम है, जो लास्ट ईयर का बुक था, अप टू लास्ट ईयर जो यूज हो रहा था उसमें ये एमजेड है, और कुछ बुक्स में इसको आई इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन भी बोलते हैं। तो वी आर कॉलिंग इट एज जस्ट मैग्नेटाइजेशन। इट इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो ये तीन अलग अलग सिंबल्स है। मैंने आपको तीनों इसके लिए दिखा दिया क्योंकि देखो आजकल कैसा है, अपन कभी गूगल से पढ़ते हैं, कभी कोई अलग साइट से पढ़ते हैं, या जो भी आप पढ़ोगे, तो दिस इज करंट टेक्स्ट बुक, दिस इज प्रीवियस टेक्स्ट बुक, एंड दिस इज मोस्टली ऑन योर इंटरनेट वाले जो नोट्स वगैरह मिलते हैं, तो उसमें ये आई से रिप्रेजेंट होता है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो अब ये मैग्नेटाइजेशन या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ये है क्या चीज? तो अपना सी वी विल गो बाय द करंट वन। सो मैग्नेटाइजेशन, इट इज नेट magnetic moment acting per unit volume. So magnetic moment per unit volume, इसको हम बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन। सो दिस रिप्रेजेंट्स योर मैग्नेटाइजेशन। तो ये हो गया आपका डेफिनेशन। व्हाट इज मैग्नेटाइजेशन? इट इज नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब आपने जो भी सब्सटेंस लिया है उसको हम एक्सटर्नली मैग्नेटाइज कर रहे हैं, तो हमको उसका मैग्नेटिक मोमेंट मालूम है और उसका वॉल्यूम मालूम है, तो वी कैन फाइंड आउट कि वो कितना मैग्नेटाइज होगा। अब इसको ही आप जब फॉर्मूला के फॉर्मेट में लिखोगे तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट, तो आप क्या लिख सकते हो? एम नेट पर यूनिट वॉल्यूम। स्टूडेंट्स, इसमें इसका यूनिट और डायमेंशंस इंपॉर्टेंट है। तो ये हम लोग ने फॉर्मूला लिख दिया। नाउ व्हाट अबाउट द यूनिट? एम नेट magnetic moment is ampere meter square. Very good Tanish. Volume is meter cube. So ये मीटर स्क्वायर इधर कट हो जाएगा, तो अपने पास बचेगा एम्पियर पर मीटर। तो द यूनिट of magnetization is ampere per meter. Now if you have understood the unit, very good, तो इसका डायमेंशन दे सकते हो आप। यस तनीश, करेक्ट आंसर। सो डायमेंशंस में हम लोग क्या लिखते हैं? एल एम टी, और यहाँ पर करंट भी आ जाएगा बिकॉज दिस इज इन एम्पियर। वीडियो ब्लर आ रहा है। अच्छा सर, बराबर ही आ रहा वीडियो। जाने okay, just check if this is all right.
Has it improved? Yes, sir. ओके, तो डायमेंशंस में देख लेते हैं हम लोग. डायमेंशंस में लेंथ, मीटर इज लेंथ, लेंथ है डिनोमिनेटर में, तो हो गया L -1. M इज द मास. कितना मास? 0. मास का कोई टर्म नहीं है. टाइम 0. एम्पियर इज करंट, so ampere is 1. So it is L -1 M0 T0 I1. ये हो जाएगा इसका dimensions. So magnetization, it is also a vector quantity. तो कौन से टाइप का क्वांटिटी है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है. अब ये वेक्टर क्यों होगा? देखो, वॉल्यूम तो वेक्टर नहीं है, बट मैग्नेटिक मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है. So if you have vector upon scalar, so the answer is vector. तो ये हो जाएगा हमारा मैग्नेटाइजेशन. जरा देख लीजिए मैग्नेटाइजेशन. नाउ अलग अलग सब्सटेंसेस का मैग्नेटाइजेशन होगा. तो जैसा हमने देखा था, हमारे पास 3 प्रकार के सब्सटेंसेस थे, डाया, पैरा, फेरो. फाइन. तो अभी इसके बाद हम लोग देखेंगे कि हमारे पास फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, उसमें क्या होगा. हम जब पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस लेंगे तो उसके अंदर क्या होगा. ओके स्टूडेंट्स, तो अभी जो हम आंसर करेंगे, दैट इज गोइंग टू बी एन इम्पोर्टेंट वन. Okay, just give me a minute. I'll just first send it to every group. नहीं तो फिर वो रह जाता. चलिए, तो भाई देखिए, पहला आंसर हमने किया मैग्नेटाइजेशन. मैग्नेटाइजेशन क्या चीज है? मैग्नेटाइजेशन इज नेट मैग्नेटिक मोमेंट डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम या पर यूनिट वॉल्यूम. अब हम जो करने वाले हैं, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आंसर. प्लीज ध्यान दीजिएगा इस पे. श्रद्धा, विल कम टू दैट. व्हाई वर यू एब्सेंट इन दैट लेक्चर देन? Were you absent in that lecture? गायरोमैग्नेटिक रेशियो किया था ना हमने, फर्स्ट लेक्चर में किया था वो. तो ये थर्ड सेशन है भाई.
ओके, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का मैग्नेटाइजेशन देखेंगे हम लोग. सो वी विल सी द मैग्नेटाइजेशन ऑफ अ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस. तो हमारे पास में क्या है? हमारे पास में एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है ना. फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बेसिकली हम लोग क्या लेते हैं? हम लोग एक आयन का सोलेनॉइड लेंगे या टोरॉइड लेंगे ना. व्हाट्स अ सोलेनॉइड, व्हाट्स अ टोरॉइड? तो देखिए आपके पास में अगर एक ऐसा स्ट्रक्चर है तो इसको बोला जाता है सोलेनॉइड. यस. अब इसी चीज को जब हम सर्कुलर फॉर्मेशन दे देंगे तो आपने ये सोलेनॉइड लिया और ये सोलेनॉइड को ऐसा सर्कुलर शेप दे दिया तो इसका नाम हो जाता है टोरॉइड. तो आइदर यू कैन हैव अ सोलेनॉइड और यू कैन हैव अ टोरॉइड. दोनों केस में जो आंसर रहेगा वो सेम रहेगा. अब और एक नाम आपको लिख के देता हूं, जिस साइंटिस्ट ने ये वो बनाया था उसके नाम पे है. दिस इज ऑल्सो नोन एज रोलेंड्स रिंग. तो वो उस साइंटिस्ट के नाम पे भी कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं, मैग्नेटाइजेशन ऑफ रोलेंड्स रिंग. और फिर अपने को लगता है कि अपन ने पढ़ा नहीं है. रोलेंड्स रिंग जो है वही आपका टोरॉइड भी है. और वो कैसे बनता है? आपके पास जो सोलेनॉइड होता है उससे आप टोरॉइड बना सकते हो. तो सोलेनॉइड, टोरॉइड, राउलेंड्स रिंग, तीनों का आंसर सेम है. अब यहां पर थोड़ा आपको भी रिसर्च करना पड़ेगा. रिसर्च मतलब आपको सिर्फ चेक करना पड़ेगा कि जो भी आपको बताया जा रहा है वो सही है या नहीं है, क्योंकि वो चैप्टर अभी तक अपना हुआ नहीं है. नॉर्मली व्हाट हैपेंस इज आई वाज प्लानिंग टू स्टार्ट मैग्नेटिक इफेक्ट, बट देन फिर मुझे वेक्टर्स प्लान करके किया मैंने, तो इस वजह से हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट रुका हुआ है. तो ये अब इसके पहले वाला जो चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट में आपको इसके सारे फॉर्मूले मिल जाएंगे. तो आपको क्या करना है? आपको सिर्फ टेक्स्ट बुक के पेजेस पीछे लेके जाने हैं और चेक करना है कि जो हम फॉर्मूला लिख रहे हैं वो बराबर है कि नहीं है. ठीक है, वो फॉर्मूला का डेरिवेशन अपन मैग्नेटिक इफेक्ट में देखेंगे. तो फिलहाल देखिए स्टूडेंट्स, तो हम लोग के पास में क्या है? स्टेप बाय स्टेप आंसर समझो. बहुत इजी आंसर है अगर आपने स्टेप बाय स्टेप समझते गए तो. अगेन आप रट्टा मारने गए तो आपको बहुत बड़ा लगेगा और बहुत डिफिकल्ट लगेगा. तो स्टेप 1, हमारे पास में एक सोलेनॉइड है या फिर हमारे पास में एक टोरॉइड है या फिर हमारे पास में एक राउलेंड्स रिंग है. इन दिस केस जब हम इसमें से करंट पास करेंगे आई, तो जब आप इसमें से करंट पास करोगे तो उसमें एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा. अ करंट कैरिंग कंडक्टर, इट डेवलप्स अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट. सो जो आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा तो मैग्नेटिक फील्ड मिल गया. किस लिए? जब हमने सोलेनॉइड में से करंट पास किया तो आजू बाजू में मैग्नेटिक फील्ड, हमने टोरॉइड में से करंट पास किया तो उधर आपको क्या मिलेगा? मैग्नेटिक फील्ड का जनरेशन मिलेगा. ये मैग्नेटिक फील्ड जो है इट इज गिवन बाय B0 या BO, इट इज इक्वल टू μ0 NI. ये आपका मैग्नेटिज्म का कांस्टेंट. N is the number of turns and I is the current. So B0 क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है. μ0 क्या आपका कांस्टेंट है, मैग्नेटिज्म का कांस्टेंट 4 pi 10 raised to -7. N is the number of turns, I is the current flowing through the solenoid या toroid, जैसा भी उसने आपको दिया होगा. अभी नेक्स्ट स्टेप देखिए, इंपॉर्टेंट है ये. Now this is equal to
म्यू जीरो एच, इसका मतलब H क्या चीज हुआ, H मस्ट बी इक्वल टू Ni। तो अभी हम लोग उसको इधर रिप्लेस कर सकते हैं। तो Ni के जगह पे हमने क्या लिख दिया, Ni के जगह पे हमने लिखा H। H का नाम क्या है, H का नाम है मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो ये जो टर्म है मैग्नेटिक इंटेंसिटी, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय H। अब एक चीज याद रखो, H हो गया, मैग्नेटाइजेशन हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये सब इंटर रिलेटेड चीज ही है, वो सिमिलर चीज है सब। तो H और आपका मैग्नेटाइजेशन, दे आर द सेम थिंग्स। चलिए आगे देखते हैं। सो B0 क्या किया हमने, लिखा म्यू जीरो Ni। यू कैन जस्ट चेक इन मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक इफेक्ट्स, तो वहां पर आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा फॉर द सोलेनॉइड एज वेल एज फॉर द टोरॉइड। But what is Ni? Ni can be written as H. What is H? H is magnetic intensity. अभी आगे देखिए, अब हम क्या कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस लिया, या फिर इस केस में तो पहली बार जब हमने दोनों चीज लिया था, उसके अंदर कोई भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस नहीं था। तो ये जो आपने बनाया था मैग्नेटिक फील्ड, इट वाज विदाउट एनी मटेरियल। दूसरी बार जब हम सेकेंड केस ले रहे हैं, तो इट इज अलोंग विद द मटेरियल। सो ये दो सेपरेट केसेस है, बस इतना अगर हमने ध्यान में रख लिया तो हमारा पूरा डेरिवेशन बहुत स्मूथली हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए प्लीज। तो इस बार फिर से हमने करंट पास किया। अब जब हम करंट पास करेंगे तो अपने पास दो आइटम है, एक तो वायर जो पहले भी था, और दूसरा है हमारे पास ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो हमने यूज किया है। तो जो मेरा नेट मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा या नेट मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक इंडक्शन मिलेगा, इट विल बी BO प्लस BM। नाउ BM इज फॉर द मटेरियल, ये जो भी आपने मटेरियल यूज किया है, ये उसके लिए आपको मैग्नेटिक फील्ड मिला। चलिए एक बार फिर से देखते हैं। फर्स्ट केस में हमने क्या किया था, फर्स्ट केस में हमने अंदर मैग्नेटिक सब्सटेंस को नहीं लिया था। सेकेंड केस में हमने क्या किया, सेकेंड केस में हमने एक मैग्नेटिक फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस हमने इंट्रोड्यूस किया है। चलिए नाउ लेट्स सब्स्टिट्यूट द थिंग्स। तो हमारे पास में आएगा B इज इक्वल टू B0, 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 B0। तो ये देखो, ये हमारा B0 का टर्म है, तो B0 के जगह पे क्या आ गया, म्यू0H। ओके, अब ये जो मेरे पास सब्सटेंस है, इसका भी कुछ मैग्नेटाइजेशन हुआ होगा, करंट फ्लो हो रहा है, तो इसका मैग्नेटाइजेशन है B इज इक्वल टू म्यू0M। स्टूडेंट्स अभी नेक्स्ट स्टेप देखना। तो नाउ दिस इज इक्वल टू म्यू0H प्लस ये जो M है, वी आर राइटिंग दिस इन टर्म्स ऑफ H, so this is equal to म्यू0 into susceptibility times H। इसका मतलब M और H में क्या रिलेशन है, M is equal to susceptibility times H। अब ये susceptibility मटेरियल टू मटेरियल चेंज होगा, इसके लिए जैसे ही आप अंदर का मटेरियल चेंज करोगे तो उसका मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। चलिए लेट्स मूव अहेड। कम ऑन स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप। कुछ कॉमन दिख रहा है क्या इधर,
So B is equal to mu 0 कॉमन है, H कॉमन है, तो हमको मिला B is equal to mu 0 1 plus susceptibility times H. अब देखो ये जो 1 plus susceptibility है, this is known as relative permeability. Relative क्यों? Because it will change from material to material. इसका value change तो automatically इसका value change. So this is your relative permeability into H. Therefore, what is B equal to? ये दोनों के मल्टीप्लिकेशन को हम लिखते हैं mu H. And this is your complete derivation or complete relationship in case of a ferromagnetic substance. चलिए एक बार फिर से इसको देख लेते हैं. सर. हाँ बोलिए. सर टोरॉइड एंड सोलेनोइड का दोनों का फंक्शन सिमिलर ही रहता है, राइट? तो स्ट्रक्चर है, अलग अलग ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स है वो. बस और कुछ फर्क नहीं है ना दोनों में? इधर जहां पर मैं लेंथ L यूज करूंगा, यहाँ का लेंथ विल बी 2 पाई r. ओके. इधर you will represent L ना, length will be L. इधर जब भी आप लेंथ कंसीडर करोगे, that length will be how much? 2 pi. 2 pi r. So basically दो अलग अलग ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स है. अब आप बोलेंगे कि फिर ये इतना मेहनत क्यों किया? क्या होता है, हर बार मुझे कॉइल को स्ट्रेट लाइन में रखने को मिलेगा ऐसा जरूरी नहीं है. अगर कंडक्टर, जब भी आप मैग्नेटिज्म भी पढ़ते हो या जब आपने 9th 10th में भी पढ़ा था, तो आपने दो केस पढ़ा था. एक स्ट्रेट वायर पढ़ा था, राइट हैंड थंब रूल, ये करंट, ये मैग्नेटिक फील्ड. और दूसरा आपने सर्कुलर कॉइल पढ़ा था, मतलब करंट इधर है तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड. याद आ रहा है? हाँ सर. हाँ. तो उसी तरीके से ये दो बेसिक स्ट्रक्चर्स है कि ये आपका सोलेनोइड हो गया, ये स्ट्रेट लाइन हो गया. और वही चीज को जब आपने सर्कल में घुमा दिया तो आपका मैग्नेटिक फील्ड इधर सेंटर से आएगा. ये दोनों में फर्क है, बाकी आंसर सेम है. सर BM म्यू नॉट M कैसे हो गया? वो आपको याद रखना पड़ेगा, उसका डेरिवेशन मेरे सिलेबस में नहीं है, आपको पढ़ना पड़ेगा बुक्स. आप बुक्स पढ़ो, उसमें आपको मिलेगा. चलिए एक बार फिर से देख लीजिए. सो स्टेप 1, हमारे पास में फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है. एक्चुअली ये फर्स्ट केस में, सॉरी, विदाउट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस. सो हमारे पास में सिर्फ कॉइल है विदाउट द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस. So in this case, आप निकालते हो B0. This B0 is mu 0 Ni. ये जो Ni का टर्म है, N is the number of turns, I is the current flowing. तो इसके वजह से कुछ अमाउंट ऑफ मैग्नेटिज्म जनरेट होगा. So that is written as mu 0 H. This H is named as magnetic intensity. So your H is equal to Ni. फिर सेकेंड केस में या सेकेंड स्टेप में
we introduce the ferromagnetic substance. So हम ferromagnetic substance लेंगे और उसके ऊपर ये सोलेनॉइड और टोरॉइड लपेट देंगे. तो हमने करंट पास किया इधर से. अब इस केस में जो भी मुझे टोटल मैग्नेटिज्म मिलेगा, दैट विल बी फॉर टू थिंग्स. वन फॉर द वायर P0 and second for this magnetic material that we have introduced, this is Bn. अब जैसे आपने B0 के लिए लिखा था μ0H, तो ये है आपका μ0H. उसी तरीके से ये जो आपका सब्सटेंस है, करंट इसके अंदर फ्लो नहीं हो रहा है. समझ में आ रहा है आपको? ये जो करंट है ये वायर के अंदर से फ्लो हो रहा है, तो इसका जो मैग्नेटाइजेशन हो रहा है H, ये हमने इन टर्म्स ऑफ करंट लिखा है. बट इस करंट से जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है, या इन अदर टर्म्स ये जो आपका H है, दिस H इज एक्टिंग ऑन दैट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड. अभी जो आपने पूछा था, ये जो H है, ये H उस फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस पे काम कर रहा है. बात समझ में आ रहा है? तो ये H नहीं हो सकता है. H किधर है? H वायर के अंदर है. इस H का इफेक्ट हो रहा है उस फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर, तो उसका मैग्नेटाइजेशन कितना? तो उसका मैग्नेटाइजेशन we give by μ0m. Now this m, it will be different for different materials. H will be same, but this m, उसका मैग्नेटाइजेशन कितना होगा वो हर एक सब्सटेंस का क्या होगा? अलग होगा. Now understand, H और m अलग चीज नहीं है. H और m सेम ही चीज है, सिर्फ उसका इफेक्ट अलग है. इसके लिए I cannot write इधर भी H and इधर भी H. So that is why it has been named as M. तो ये हो गया आपका मैग्नेटाइजेशन. M क्यों आया समझा क्या? जिसका क्वेश्चन था उसको. हाँ सर. चलिए, अभी ये जो M है, अभी आप बोलोगे कि ये M कितना होने वाला है भाई? ये जो M है, once again as we said, it will depend on the material. तो हर मटेरियल का ability to get magnetized is different. तो उसका मैग्नेटाइजेशन विल बी डिफरेंट. तो ये तो μ0H ही रहेगा. ये टर्म हो जाएगा M जो है, इट इज ससेप्टिबिलिटी टाइम्स H. तो इसको हमने जब उसके H के टर्म्स में लिखा, तो बेसिकली ये कितना मैग्नेटाइज होगा? H तो आप भेज ही रहे हो, अब डिपेंड करेगा कि उस सब्सटेंस का ससेप्टिबिलिटी कितना. तो आप चाहो, देखो अगर हम ये उड़ा दें, ये डायरेक्ट लिखे तो शायद आपको समझ में आ जाएगा कि ये H पूरा है. अब वो सब्सटेंस का जितना भी ससेप्टिबिलिटी होगा उससे आप H को मल्टीप्लाई कर दो, उतना वो सब्सटेंस मैग्नेटाइज होगा. बट ये टर्म होता है इसका. अब आपका जो भी कॉमन टर्म्स है बाहर ले लो. सो B इज इक्वल टू μ0 इज आउट, दिस इज 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी इनटू H. ये वाला जो टर्म है 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी, सो दिस इज μ0 μr H. तो ये 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी को हम लोग ने क्या लिखा है? इसको हमने लिखा है μr, एंड μ0 इंटू μr इज रिप्रेजेंटेड एज μ. तो आपको फाइनल आंसर मिलेगा B इज इक्वल टू μH. तो दिस इज योर कंप्लीट आंसर, कंप्लीट डेरिवेशन for magnetization of the ferromagnetic substance. हाँ भाई बोलो, क्या डाउट है? अभी जल्दी बोलो, एक आंसर और करना है. अरे
सर भूल तो गए एच नहीं, एंड समझ में एम, आया अभी? बीएम का सब्स्टिट्यूशन, ससेप्टिबिलिटी का एंट्री। सर हेलो हाँ बोलो। सर, सो एच एंड एम बेसिकली सेम थिंग है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, बस करेक्ट। एच सोलोनाइड का एंड एम रोलेंट्स रिंग का है, बराबर? नहीं 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 नहीं, अभी भी नहीं, अभी नहीं नहीं। रोलेंड्स रिंग में भी वो, सी एच जो है ना, एच एच किसकी वजह से डेवलप हुआ है? करंट की वजह से। नंबर ऑफ करंट की टर्न्स एंड वजह से करंट। डेवलप हुआ है, ठीक है। क्या वो करंट उस मैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर जा रहे हैं? नहीं। करंट तो सिर्फ वायर में से घूम रहा है, बराबर है? हाँ उस हाँ वायर में घूमने की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। बराबर हाँ सर। सर। हाँ ये वाला, ये सिर्फ वायर का था ना। हाँ नाउ दिस इज गेटिंग कनेक्टेड टू दैट मैग्नेटिक सब्सटेंस। यस सर। उसके वजह से जो उस सब्सटेंस में डेवलपमेंट होगा मैग्नेटिज्म का, मैग्नेटिज्म। ठीक है। और करंट बंद कर दिया तो सर, वेरी गुड क्वेश्चन। क्योंकि फेरोमैग्नेट है ना वो। मैग्नेटिक सब्सटेंस है, अगर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है तो इट विल बी एब्जॉर्बिंग, वो अपने अंदर रिटेन कर लेगा मैग्नेटिज्म, वो परमानेंटली तो मैग्नेट। मैग्नेट रहेगा वो। हाँ। पर यही अगर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होता तो जितनी देर मैग्नेटिज्म नहीं करंट चालू रहेगा। रहेगा उतनी देर ही आपको टेम्परेरी। मैग्नेटिज्म मिलेगा। हाँ टेम्परेरी। जैसे ही आपने करंट ऑफ किया वैसे ही उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज खत्म। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। ये देखो, ये जो यहाँ से ये पूरा पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे सबसे ज्यादा, मतलब इसमें सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल्स का पॉसिबिलिटी है इस वाले पार्ट में। बोलो भाई, समझा है क्या? हाँ हाँ सर, हाँ सर। समझा। अच्छा, अभी मेरे को बताओ, एक और आंसर करने का मेंटल स्टेट है क्या कि इस पे हाँ खत्म सर। करना है? नहीं करते ना। करते हैं, वेरी गुड। ओके, तो ये हमने देखा था फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। अब हम देखते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का जो मैग्नेटाइजेशन है वो किस तरीके से होता है। तो ये क्यूरी फैमिली लोग ने किया था। So magnetization of the paramagnetic substance, this is also known as Curie's law. सर इलेक्ट्रिक बेल इसमें आएगा क्या? इलेक्ट्रिक बेल? हाँ। नहीं नहीं, वो तो नॉर्मल आप करंट पास करते हो, वो हिट करता है, वो वाला चीज हो गया। उसमें सब्सटेंस से रिलेटेड कुछ नहीं है, ये उसके काफी आगे निकल गया, वो तो बहुत बेसिक कैटेगरी में जाएगा। ओके, क्यूरीज लॉ में देखिए, क्यूरीज लॉ में क्या होता है। तो क्यूरी साहब लोग ने, या क्यूरी फैमिली में से पीरी क्यूरी साहब ने, इसमें ये क्यूरी फैमिली का एक ही स्पेशलिटी है, इसके हर फैमिली मेंबर को वो नोबेल प्राइज मिला हुआ है, हस्बैंड वाइफ बेटी दामाद जो भी है, तो सारे के सारे लोग हैं जो नोबेल प्राइज विजेता लोग हैं। ओके, तो इन्होंने पैरामैग्नेटिक सैंपल को स्टडी किया और उससे जो उनके रिजल्ट्स थे, तो वो दो चीज उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो आपका मैग्नेटाइजेशन है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, आप जो भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे, जितना ज्यादा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड उतना ज्यादा मैग्नेटाइजेशन। दूसरा, द मैग्नेटाइजेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये उनका दूसरा ऑब्जर्वेशन था। सो दे टुक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस और उस पे उन्होंने कंटिन्यूअसली एक्सपेरिमेंट्स किए। तो मैग्नेटाइजेशन जो है, आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो आपका मैग्नेटाइजेशन बढ़ेगा। आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कम होएगा तो आपका मैग्नेटाइजेशन कम होगा। टेम्परेचर के साथ उन्होंने ऑब्जर्व किया, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। आप ये दो चीज को कंबाइन कर दो, तो आपने क्या किया, m इज प्रोपोर्शनल टू बी एक्सटर्नल अपॉन टेम्परेचर। तो ये आपके पास है बी एक्सटर्नल अपॉन टेम्परेचर। प्रोपोर्शनैलिटी जाएगा, इक्वल टू साइन आएगा, तो क्या होता है बताइए, कांस्टेंट ऐड होता है। कांस्टेंट ऐड होना चाहिए। सो प्रोपोर्शनैलिटी जाएगा, इक्वल टू साइन आएगा, वी गेट अ कांस्टेंट, दैट कांस्टेंट इज c। so this is c b external upon temperature. This c is known as Curie constant, और ये जो चीज है इसको बोलते हैं Curie's law. तो दिस इज योर मैग्नेटाइजेशन ऑफ अ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस. So this is much easier as compared to what? This is much easier as compared to the ferromagnetic substance वाला चीज. तो ये आपका तीसरा आंसर था आज के दिन का, मैग्नेटाइजेशन ऑफ द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस. सर हाँ बोलो भाई. सर ये क्यूरीज कांस्टेंट का कुछ वैल्यू है क्या? तो मटेरियल टू मटेरियल चेंज होगा ना ये. ओके सर. हाँ ये तो कैसे है क्वेश्चन देखो, में हर बार देंगे क्या सर अपने को? ये इसका कुछ पूछेंगे ही नहीं वो आपको. इसका एक ही क्वेश्चन पूछते हैं वो आपको कि जो क्यूरीज लॉ है इट इज एप्लीकेबल टू विच टाइप ऑफ सब्सटेंसेस? पैरामैग्नेटिक. पैरामैग्नेटिक. ये अभी अपने को याद आता है पर एग्जाम में नहीं याद आता है. इसके ऊपर एक ही क्वेश्चन जो पूछते हैं वो, दिस इज ऑन विच पेज नंबर इन द टेक्स्ट बुक? उसके लिए टेक्स्ट बुक 259 सर, 259. 259. अच्छा ठीक है, थैंक यू सो मच. एक्चुअली वो शायद थोड़ा एक दो पेज आगे पीछे दिया है ना. ये मैग्नेटाइजेशन एक ही जगह पे दिया था, ये शायद उन्होंने पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के साथ में उधर जोड़ दिया आगे. ये सही जगह पे नहीं दिया. हाँ बट सी दिस, जो हमको पढ़ना चाहिए, हमारे पढ़ने का एक पैटर्न होना चाहिए. तो जब आप पढ़ोगे तो ये वाले आंसर एक साथ में पढ़ना चाहिए कि उधर हमने मैग्नेटाइजेशन सीखा, हमने फेरोमैग्नेटिज्म का मैग्नेटाइजेशन सीखा, हमने पैरामैग्नेटिक का मैग्नेटाइजेशन सीखा. डायामैग्नेटिक का मैग्नेटाइजेशन हमको सीख ही नहीं सकते क्योंकि वो होगा नहीं, मैग्नेटाइज नहीं होगा. ठीक है, तो ये आपके आज के 3 आंसर है, तो इसको कर लीजिएगा. So we will stop here for the day. Bye sir, thank you. चलो बाय बाय. सर Bye, इसका sir, thank you फोटो so much. ग्रुप पे भेज दीजिएगा. इसका फोटो पहले वाला तो मैंने उड़ा दिया. ठीक है Thank you sir. समृद्धि, Bye. ये क्या धमकी है? धमकी. चलो बाय 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 बाय. बाय सर. Thank you sir. बाय 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 बाय. 11th का डाइपोल समझ में नहीं आता है पढ़ के. ओके ठीक, चलो जय बाय बाय बाय.